हाय दिस इज रंजीत सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं प्रस्तावना यानी प्रीम्बल्स को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हैं। इससे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका अपना चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर करिए, बाकी देखते रहिए भी चैनल को। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से जो भी निकल के आ सकती हैं वनडे एग्जाम के लिए, यहाँ लिखी मिलेगी आपको। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ मिलेगी, देखने के लिए मिलेगी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बस। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रस्तावना को देख रहे हैं। ठीक है, प्रस्तावना। और प्रस्तावना जो है इसको पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि इसको संविधान में इंट्रोड्यूस किसने किया था, यानी संविधान के समक्ष इसको सबसे पहले रखा किसने था, पेश किसने किया था। तो इसको क्या किया गया था कि 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसको पेश किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम पीएम थे, जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा पेश किया गया था। और उसके बाद में इसको कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था, तो 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को ये अपना लिया गया था, यानी प्रस्तावना को अपना लिया गया। ठीक है, लेकिन अब देखिए प्रस्तावना को जब अपनाया गया तो ये प्रस्तावना का रूप नहीं था। पेपर में पूछ चुका है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन से शब्द नहीं थे। एक्चुअल में उसके पूछने का कारण बस इतना होता है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ यानी 1976 में, और कुछ शब्द, 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, इनको हटा के इतर करके पूछने का प्रयास करेगा आपको। यानी 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द, और एक शब्द यहाँ मिलेगा आपको अखंडता। ये शब्द नहीं थे। और ये शब्द कब आए, अब यहाँ आपको लिख के दे रहा हूँ मैं, जो आपको बात करने वाले हैं हम उसको। ये जो पूरे शब्द आए, ये शब्द कब आए थे? ये शब्द आए थे आपको 1976 में, एक संविधान संशोधन हुआ था 42nd नंबर का। ठीक है, 42nd नंबर संविधान संशोधन से इसको संविधान में स्थापित किया गया। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या था कि 1960 में, 1960 में एक बेरुवाड़ी केस हुआ था। ठीक है, बेरुवाड़ी केस में क्या हुआ था कि इसके बारे में जितनी चीज़ें लिखी जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरुवाड़ी केस में क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। इन्होंने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब संविधान का अंग नहीं था, इसमें संशोधन के कोई प्रावधान थे नहीं, ऐसा। ठीक है, लेकिन इसी सेम चीज़ को जब 1973 में पलट दिया गया। 1960 में बेरुवाड़ी केस हुआ था। बेरुवाड़ी केस में इसमें कहा गया कि जो है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जो बोला जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ चुका है। उसके बाद में चीज़ें क्या हुई, 1960 के बाद में 1973 का समय आया, और 1973 के समय में केरला राज्य में एक केस हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम, केरल राज्य, केशवानंद भारती। इस केस में बहुत कुछ चीज़ें निकल के आई। केशवानंद भारती बनाम केस में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई प्रस्तावना के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब अगर ये संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। दूसरी चीज़, इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, और अगर इसमें संशोधन हो सकता है तो तीसरी चीज़ क्या निकल के आती है कि संशोधन हो सकता है, संविधान का अंग है। तीसरी चीज़ इसमें ये निकल के आती है कि इसके मूल ढांचे को बिना छेड़े, मूल ढांचे को आप इसको नहीं छेड़ सकते, मूल ढांचे को मत छेड़िए और आप इसमें सुधार कर दीजिए। अब इसमें मूल ढांचा की सिचुएशन क्या होती है, अगर आप लोग ये बोलिए तो ये बोला गया, ये कोर्ट आपको बताता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट आपको बताता रहेगा कि मूल ढांचा क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें मूल ढांचा क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूल ढांचा एक्चुअल में, अगर यहाँ आप लोग देखते हैं तो भारत के लिए एक्चुअल में मूल ढांचा क्या हो सकता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर आप लोग लिखे हो तो लिखे हो। एक्चुअल इसी को बेस बना के 1976 में जो संशोधन किया गया और 3 चीज़ें जोड़ी गई, सेम इसी चीज़ को केशवानंद भारती बनाम केस में 1976 में, 1973 में जब इन्होंने क्या किया, केशवानंद भारती बनाम केस का फैसला आया, उसी के आधार पर जो है 3 साल बाद इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसी के आधार पर अखंडता शब्द और यहाँ समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अब सोचिए कि इसमें हम आप लोग बात क्या करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कि मोटा मोटा केवल इतना जान लेते हैं कि भारत में ऐसी कौन सी चीज़ है
जिसको कहा जाता है कि ये मूल है, ये मतलब भारत का मूल ढांचा है, मूल ढांचे को नहीं छेड़ा जा सकता। जैसे कि आप समझिए भारत का मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचा जैसे हो सकता है कि भारत क्या है, एक गणराज्य है, ये मूल ढांचा हो सकता है, भाई गणराज्य है भारत। दूसरी चीज़, भारत में लोकतंत्रात्मकता है, ये मूल ढांचा है। मूल ढांचा क्यों है लोकतंत्रात्मकता? अगर भारत में लोकतंत्रात्मक न करके आप लोग क्या करना चाहते हैं, इसको हटा के हम लोग राजशाही शासन नहीं कर सकते, ऐसा संविधान में कहीं नहीं। अगर आप इसको छेड़ देते हैं पूरा संविधान खत्म हो जाएगा। मतलब लोकतंत्रात्मक की जगह पे अगर आप लोग अभी राजतंत्रात्मक कर दीजिए, ऐसा तंत्रात्मक कर दीजिए कि लोग वंशानुगत होने लगे, राजशाही वंश आ जाए यहाँ पे, तो ये मूल ढांचा ही हुआ। ठीक है, पंथ निरपेक्ष चलो एक बार के लिए माना जा सकता है, चलो ऐसी सिचुएशन कभी आ जाती है 250-300 साल में कि भारत पंथ निरपेक्ष ना रह जाए, लेकिन पंथ निरपेक्ष इसको रहना पड़ेगा, तो उतना नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, ये हो जाता है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कोई नहीं टाल सकता। ठीक है, भारत की संपूर्ण प्रभुता, ये भारत की जो है संपूर्ण प्रभुता, इस किसी भी देश की संपूर्ण प्रभुता उसके लिए समझ लीजिए मूल ढांचा ही है। संपूर्ण प्रभुता का मतलब ये होता है आपके ऊपर किसी का प्रभुत्व तो नहीं है, आपके ऊपर किसी का शासन नहीं, किसी का दबाव नहीं है। अगर इस पर किसी का दबाव होगा, भारत पर किसी का दबाव होगा, भारत पर किसी देश का, अन्य देश का शासन हो जाएगा, तो संविधान तो वैसे भी खत्म ही हो जाएगा। मतलब मूल चीज़ें वो होती हैं जिसके बदलने से संविधान पर एक व्यापक परिवर्तन हो जाता है। उन चीज़ों को क्या कहा जाता है आपका, कि है मूल ढांचा कहा जाता है। यहाँ बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी, कोर्ट खुद नहीं डिसाइड कर पाता कि कौन सा मूल ढांचा है कौन सा नहीं, तो हम आप तो बहुत छोटी चीज़ है, अभी इसको आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ तक की चीज़ें हम लोग समझ सकें, उसके बाद में इसके सेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। मैंने बोला आपको कि 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक कौन सा, ये अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अब इसको एक लाइन में पढ़ते हैं सबसे पहले, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है, कौन सी दिनांक को इसको अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। यहाँ डायरेक्ट डेट भी लिखी है कि 26 नवंबर 1949, प्रस्तावना में एज इट इज यही डेट लिखी है कि 26 नवंबर 1949 को कौन सा तीज था? मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, संवत 2006 की विक्रमी को मित मार्ग को शुक्ल सप्तमी को इसको क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। अब देखिए यहाँ से जितनी चीज़ें निकल के आपको इंपॉर्टेंटली पेपर में आ सकता है, मैं हमसे आप लोग बात करने वाले हैं, इसको समझ चुके हैं मोटा मोटा खाका। किस डेट को इसको अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अब समझिए बात को, इसको किसने संबोधित किया है? पूछता है प्रस्तावना को संबोधित किसने किया है, तो किसने किया है? हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों ने ही प्रस्तावना को संबोधित किया है, ऐसा इसकी भाषा यही कहती है। अब फिर पूछता है कि इसकी भाषा को लिया कहाँ से गया है, तो इसकी भाषा को लिया गया है एक्चुअल में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए। विचार को कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर इसमें कुछ गलती होगी तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, वैसे भाषा का मुझे नहीं पता, अभी थोड़ा सा मेरे फॉल्ट हो रहा है, लेकिन हाँ ये पता है कि इसका विचार 100% श्योर है कि यूएसए से लिया गया है। ठीक है, कि प्रस्तावना होगी। भाषा अभी 1 सेकंड लगेगा, आपको बता देंगे यदि याद आता है। उसके बाद में करते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष होगा भारत। अगर पंथ निरपेक्ष है तो इसका मतलब क्या है? भारत का कोई पंथ नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, एक राष्ट्र जिसका कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म को बढ़ावा नहीं देता, वो कैसा राष्ट्र होगा? पंथ निरपेक्ष होगा, यानी किसी धर्म के वो पक्षपाती नहीं है। दूसरी चीज़, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को समझिए। संपूर्ण प्रभुत्व का संपन्न का मतलब अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये कोई प्रतंत्रिक नहीं है, मतलब इस पर किसी का दबाव नहीं है, फ्री है, अपने सारे फैसले खुद लेगा, चाहे विदेशी मंडल का हो, चाहे कुछ भी मामला हो, सब खुद फैसला लेगा। दूसरी चीज़, समाजवादी है। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी की स्थिति बहुत व्यापक है, हम लोग 1-2 भाषा में इसको नहीं समझ सकते, लेकिन आप इतना समझिए कि अधिकतम जनता के कल्याण के लिए काम करने के लिए हमारी जो है संविधान बात यही करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण जिसमें निहित हो उस पर आप काम करिए। मतलब ऐसा कोई प्रावधान मत करिए जिसमें लोगों को जो है हनन हो, लोगों के अधिकारों का हनन हो, लोगों के चीज़ों का मतलब चीज़ों में लोगों को परेशानियाँ हो, ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। ऐसा करिए कि समाजवाद का बढ़ावा हो, मतलब लोगों में क्या हो, लोगों का कल्याण, अधिकतम से अधिकतम जनता का कल्याण हो सके, ऐसी समाजवादी व्यवस्था कहती है। पंथ निरपेक्ष क्या होता है अभी बात कर चुके हैं। लोकतंत्रात्मक है, मतलब क्या होता है? लोकतंत्रात्मक के बारे में लिंकन साहब ने 3 शब्द कहे थे कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए।
जो चुनी गई सरकार होती है वो लोकतंत्रात्मक सरकार होती है। तो अब्राहम लिंकन का एज इट इज शब्द आप लोग लिख सकते हैं कि जनता का, यानी जिसको जनता के लिए जो हो, जनता के द्वारा चुनी गई हो। और मतलब इसका मैंने कहने का मतलब इतना होता है, इस शब्द का मतलब इतना होता है कि जैसे आप लोग प्रधान को होता है, प्रधान जनता में से कोई होता है, ठीक है, सबसे पहली चीज़, और जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसका काम क्या होता है, जनता की सेवा करना। ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो वहाँ लोकतंत्रात्मक चीज़ आती है, ठीक है। मतलब जनता के लिए ही हो, जनता के द्वारा अपॉइंट हो और जनता के लिए काम करे, ऐसी सिचुएशन जब बन के आएगी तो अब्राहम लिंकन साहब ने इसी के लिए कहा कि लोकतंत्रात्मक है। अब लोकतंत्रात्मक में भी दो स्थिति आती है, गणराज्य अगर बनता है कोई तो दो स्थिति आती है। जैसे कि ब्रिटेन एक गणराज्य है, ठीक, और भारत भी एक गणराज्य है। लेकिन ब्रिटेन गणराज्य में दो चीज़ें हैं। ब्रिटेन गणराज्य को आप समझते हैं तो ब्रिटेन में क्या होता है कि अगर आप ब्रिटेन की स्थिति देखते हैं तो ब्रिटेन में एक तरफ तो राजा होता है सबसे उच्च पद पे, और दूसरी तरफ क्या होता है, पीएम होता है। तो जो राजा होता है एक्चुअल में, राजा तो वंशानुगत होता है, मतलब राजा का जो बेटा होगा फिर राजा बनेगा, फिर अगले साल उसका अगर बेटा होगा अगले साल में तो उसका बेटा बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा या उसकी पुत्री बनेगी। यहाँ राजा रानी दोनों चलते हैं। अब सिचुएशन पीएम का क्या होता है, इसको इलेक्ट होना होता है। मतलब अगर ये इस बार इलेक्शन में आर आया है तो हो सकता है अगली बार इलेक्शन में बी के घर का कोई आ जाए, फिर अगले सकता हो सकता है कोई सी के घर का आ जाए, मतलब इलेक्ट होके आना है। तो यहाँ सिचुएशन यही तो भारत में भी है पीएम की, इनका इलेक्शन होता है। लेकिन जो ये है राजा है, यानी जो भारत का राजा की जगह पे यहाँ राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति का पद भी भारत में क्या है, आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन के द्वारा ही आता है। भले अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आता है, लेकिन आता निर्वाचन के द्वारा ही है, कोई डायरेक्ट वंशानुगत की स्थिति भारत में नहीं है। तो गणतंत्रात्मक में भी भारत कैसा है, गणतंत्रात्मक भारत का कैसा है, इलेक्शन वाला है। ये भी पूछ सकता है कभी भी आपसे, एग्जाम्पल पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इसको और आप लोग आराम से अंदर तक समझना चाहते हैं तभी हम लोग इस पर बात कर लेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वायर पूरा, हाँ, यहाँ की चीज़ें हो गई। अब इसके हम लोग पढ़ने के बाद में आगे बढ़ते हैं बनाने की इसमें समझ नागरिकों को। अब एक्चुअल में देखिए यहाँ जितनी चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ एक शब्द लिखा गया नागरिकों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। अब इसको समझिए, अगर एक फ्लो में पढ़ते हैं, गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को ये सारी चीज़ें प्राप्त होने की बात कही गई है, दावा किया गया है। क्या क्या चीज़ें, कि नागरिक को, नागरिक होने का मतलब समझिए, मैं भारत का नागरिक हूँ और भारत में एक व्यक्ति हूँ। तो नागरिक तो कोई भी अगर भारत में वोट डालता है, वोट डालने के प्रावधान उसको प्राप्त है, उसको वोटर लिस्ट में नाम है, वो नागरिक है, भारत की नागरिकता धारण करता है, नागरिक है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भारत की नागरिकता नहीं धारण करता वो नागरिक नहीं है। तो ये चीज़ें उसे ही प्राप्त हैं जिसके पास भारत की नागरिकता है। कौन सी चीज़, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, ये दावा करता है। ये कहीं न्याय योग्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन चीज़ों को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि आपने प्रस्तावना में लिखा है कि आर्थिक न्याय दूंगा, राजनीतिक न्याय दूंगा, सामाजिक न्याय दूंगा, आप मुझे दे नहीं रहे हैं। लेकिन इसको आप परिवर्तन में लेने के लिए नहीं ले जा सकते, ठीक है। इसको आप इसको लेके नहीं पहुंच सकते कि ये लिखे हैं और इसको लाइए हमको दीजिए, इसके लिए आप नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार को लेके आप जा सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट से आप रेट लेके आ सकते हैं, लेकिन इसके बेस पे आप रेट नहीं ले आ सकते। इसलिए पेपर में अभी जस्ट पूछा था, पेट के एग्जाम में ही शायद पूछा था कि क्या इनकी प्रकृतिवाद योग्य है, तो प्रस्तावना के प्रकृतिवाद योग्य नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना एक विचार है, एक भावना है, और ये बताती है कि अंदर के जो मटेरियल लिखे गए हैं संविधान में वो किस आधार पे है। प्रस्तावना एक्चुअल में समरी समझ लीजिए, संविधान की एक समरी है। संविधान को इतने को देख के अगर ज्ञाता आदमी है तो बता देगा अंदर मामला क्या लिखा गया है, चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो अब ये किसको प्राप्त है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ नागरिक को। नागरिक को किस बात का दावा किया गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पेपर में पूछा कितने तरीके का प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, तो 3 तरीके के न्याय, ठीक है। फिर पूछा कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 तरीके की स्वतंत्रता। इतना सब प्रस्तावना में बोला गया देने का। और फिर देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता क्या होती है, इक्वलिटी। स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम से रिलेशन होता है और समता का मतलब होता है इक्वलिटी। इन चीज़ों में आपको इक्वल रखने का प्रयास किया जाएगा, किसको, नागरिकों को। मतलब किसमें, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी इक्वलिटी रखा जाएगा, सबको समान रूप से प्रतिष्ठा दी जाएगी, समान रूप से अवसर दिया जाएगा। ऐसा नागरिकों को लिए केवल कहा गया है, केवल कहा गया है, इसको आप कोर्ट लेके नहीं जा सकते, याद रखिएगा। आगे पढ़िए। प्राप्त कराने के लिए उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, समझ ही रहे हैं, और अखंडता। अखंडता का मतलब क्या होता है, भारत एक अखंड राज्य का समूह है, मतलब यहाँ के राज्यों को अलग होने की कोई जो है वो नहीं है, अधिकार नहीं प्राप्त है कि अगर चाहे 28 राज्य हैं वो कहें मैं अपना देश बना रहा हूँ, अपना देश बना रहा हूँ, उनको फ्री कर दिया जाएगा। अगर शासन आप अलग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अलग नहीं हो सकते। भारत अखंड राज्य है, अखंड राज्य का अखंड समूह है, ऐसा बोला गया। उसके बाद सुनिश्चित करने बंधुता बढ़ाने के लिए, बाकी चीज़ें सारी वैसे सेम चीज़ें हैं, बस खाली इतना याद रखिएगा कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं, जितना यहाँ लिखा था आपके काम का था, आपके सामने रख दिया गया है।
है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, अगर मुझे देख लेते हैं 1 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा। इससे पेपर में पूछता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 3 प्रकार की जो है आपको न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता दी गई है, ये याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है। फिर आगे पूछा कि मूल रूप में संविधान में क्या नहीं था, मूल प्रस्तावना में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो नहीं थी, तो अभी बता दिया कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता निपटा दीजिए, बाकी सारी चीज़ें थी। फिर पूछा कि किस डेट को इसको अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें इससे बनते नहीं हैं। और जहाँ एक चीज़ पूछा जाता है कि संविधान को इसकी आत्मा किसने कहा था। हाँ, और देखिए के.एम. मुंशी जो थे, के.एम. मुंशी ने इसे कुंडली कहा था। के.एम. मुंशी साहब थे, उन्हें संविधान को जो उन्होंने इस प्रस्तावना को क्या कहा था, जन्म कुंडली। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा था, के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने इसे प्रस्तावना को जो क्या कहा था कि संविधान की जन्म कुंडली है। ये जितना लिखा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए कि कहीं से चीज़ें रिलेट कराई जाएंगी। अब इतना अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आपके बहुत ही काम का है। उसके बाद ही आप लोग समझ लीजिए कि ज़्यादातर चीज़ें आप लोग यहाँ से कर पाएंगे, रिलेट करा पाएंगे, और ज़्यादातर आपका काम जो है यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय, जैसे यहाँ 3 प्रकार के न्याय दिया गया। पेपर में आपसे पूछेगा ऐसा है कौन सा इसमें से जो न्याय नहीं दिया गया, इसी में एक चीज़ और दे देगा, जो है विश्वास का न्याय, ऐसे कुछ भी बना देगा, तो आप लोग वहाँ गलती करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बोला था कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा एकता, जो ये अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42 वाले में। सेम ये भी समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, 42 वाले में। तो अब एक क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो 1 बार हुआ है। प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है, हाँ। फिर पूछेगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, बोलना हाँ, क्योंकि 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केस हुआ तो यहाँ बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, फिर पूछेगा क्या इसकी प्रकृति वाद्य योग्य है, इट मीन्स क्या इसे कोर्ट में आप इसकी बातों को लेके जा सकते हैं कि आपने न्याय का, इन स्वतंत्रता का, इन समता का बात किया है, इसको लेके आप जा सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं, ये केवल एक प्रकार से केवल बोला गया है, इसका कोई मतलब नहीं। समझ लीजिए जैसे डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनको लेके आप कोर्ट में जा नहीं सकते। वो आपके लिए एक स्वतंत्र समाज, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए वो बातें कही गई हैं, वो नैतिक बातें हैं, उनको लेके आप नहीं जा सकते कोर्ट में। ठीक है, तो आशा करते हैं कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज़ नहीं भी होती तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। बाकी देखते रहिए हिस्ट्री विद वैभव, आप सभी का हमेशा स्वागत रहा और रहेगा। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद।